Hello. A few students have requested me to explain Practice Now 8. Practice Now 8 has two questions, question 1 and 2. Let's look at question number 1 first. Question number 1 is, it is given that universal set is equal to x such that x is a positive integer not more than 9. So positive means that the number is greater than 0. Integer means that all fractions are not included. Not more than 9. Not more than 9 means the number is not greater than 9. तो क्या 9 हो सकता है? Yes, 9 हो सकता है because not more than 9 का मतलब है कि 9 से बड़ा नहीं होना चाहिए. 9 के equal हो सकता है. So universal set will have the elements 1, 2, 3, 4, so on up to 9. Then A is x such that x is an odd number. Now, what are the odd numbers? Choose the odd numbers between these numbers, and we see that 1, 3, 5, 7 and 9 are odd numbers. Odd numbers वो होते हैं जो 2 के टेबल में नहीं आते हैं. Then we have b is equal to x such that x is a multiple of 3. Multiple of 3 means all the numbers which come in the table of 3. So those are 3, 6 and 9. So we are done with A part where we were to write the elements, list the elements of universal set A and B. Now let's look at B part. B part is draw a Venn diagram to represent the sets universal set A and B. Now for your ease, what we have done is we've already written the sets universal set A and B here so that you can see the elements of the set. Now we have to draw Venn diagram. और Venn diagram के लिए हम लोग सबसे पहले एक बॉक्स बना लेते हैं which represents the universal set. बॉक्स यानी कि रेक्टेंगल. इसके बाद हम लोग एलिमेंट्स को कंपेयर करते हैं A और B के एलिमेंट्स को. And if we look at the elements of A and B, we can see that there are two elements, 3 and 9, which are being repeated in both A and B. यानी A में भी 3 और 9 आ रहा है और B में भी 3 और 9 आ रहा है. इसका मतलब है जो वेन डायग्राम में हम लोग सेट्स बनाएंगे, जो सर्कल्स बनाएंगे, दे शुड बी ओवरलैपिंग सर्कल्स. और ये रीजन होता है ओवरलैपिंग रीजन. यहाँ पे हम वो एलिमेंट्स लिखते हैं जो दोनों सेट्स में कॉमन होते हैं. दिस इज सेट ए और ए के एलिमेंट्स पे 1, 3, 5, 7, 9 है. 3 और 9 हम पहले लिख चुके हैं तो हम 1, 5 और 7 लिख देंगे. और B के एलिमेंट्स 3, 6, 9 है. 3 और 9 हम ऑलरेडी लिख चुके हैं तो हम 6 लिख देंगे. और बाकी सारे एलिमेंट्स जो यूनिवर्सल सेट में है लेकिन A और B में नहीं है वो हमने इधर लिखे हुए हैं ये. ठीक है, बॉक्स के अंदर सर्कल के बाहर. थर्ड पार्ट इज फाइंड A यूनियन B होल कॉम्प्लीमेंट. जब इस तरह से आ जाते हैं A यूनियन B होल कॉम्प्लीमेंट, इसका मतलब है पहला स्टेप ये है कि हमने यूनियन फाइंड करना है A और B का, और जब हम यूनियन ले लेंगे तो फिर हमने कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है. तो अगर हम देखें हमारा यूनिवर्सल सेट यहाँ पे लिखा हुआ है. यूनिवर्सल सेट है 1 से लेके 9 तक. A है 1, 3, 5, 7, 9 और B है 3, 6, 9. जब हम A और B की यूनियन लेंगे, इसका मतलब है हम दोनों के एलिमेंट्स को कंबाइन करके लिख देंगे तो हमारे पास आएगा 1, 3, 5, 7, 9 एंड 6. अब हमने यूनियन ले लिया, ये स्टेप हमारा हो गया. अब हमने इसका कॉम्प्लीमेंट लेते हैं. सो A यूनियन B कॉम्प्लीमेंट का मतलब है यूनिवर्सल सेट में से हम A यूनियन B के एलिमेंट्स को निकाल देंगे. तो A यूनियन B के एलिमेंट्स ग्रीन कलर से लिखे हुए, उनको हम यूनिवर्सल सेट से निकाल दें तो वो वाले एलिमेंट्स आ जाएंगे जो हमने व्हाइट से यहाँ लिखे हुए विच आर 2, 4 एंड 8. आई होप इट इज क्लियर. तो जब हमारे पास A यूनियन B कॉम्प्लीमेंट है, होल कॉम्प्लीमेंट है, तो इसका मतलब है पहले हमने A यूनियन B लेना है, उसके बाद उसका कॉम्प्लीमेंट ले लेना है. पिछले पार्ट पे हमारे पास था A यूनियन B होल कॉम्प्लीमेंट, यानी पहले A यूनियन B लेना था और फिर उसका कॉम्प्लीमेंट लेना था. थर्ड पार्ट में है A इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट, यानी पहले हम B कॉम्प्लीमेंट फाइंड करेंगे और फिर हम उसकी इंटरसेक्शन लेंगे. सो B कॉम्प्लीमेंट का मतलब है यूनिवर्सल सेट में से B के एलिमेंट्स निकाल दें. ये यूनिवर्सल सेट है 1 से 9 तक और ये B है. यूनिवर्सल सेट में से हम 3, 6 और 9 निकाल दें तो वी विल हैव 1, 2, 4, 5, 7 एंड 8.
अब ये हमारे पास बी कॉम्प्लीमेंट आ गया। अब जब हम इसकी ए के साथ इंटरसेक्शन लेंगे तो ये ए के एलिमेंट्स है और ये बी कॉम्प्लीमेंट के एलिमेंट्स है। और इंटरसेक्शन का मतलब है कॉमन एलिमेंट्स। हम लोग सिर्फ कॉमन एलिमेंट्स को लिख देंगे और कॉमन एलिमेंट्स ग्रीन कलर के साथ शोन है, जैसे कि 1, 5 एंड 7। आई होप इट्स क्लियर। Question number 2 is, it is given that universal set is equal to x such that x is a triangle. R is equal to x such that x is a right angle triangle, and I is equal to x such that x is a triangle with exactly two equal sides. So universal set R and I sets are given. Now T, U, V and W are the elements. T is a triangle with sides 3 centimeter, 4 centimeter and 5 centimeter. Now T, will T belong to R or will it belong to I, or will it not be in both these sets and it will only be in universal set? Now let's find out. For R, the triangle must be a right angle triangle, but here we are given with sides only. Right angle triangle हो तो R में जाएगा, लेकिन यहाँ हमें सिर्फ sides given है, तो how can we find whether it is a right angle triangle or not? इसके लिए पाइथागोरस थ्योरम हेल्प्स अस आउट, और पाइथागोरस थ्योरम हम क्लास 8th में पढ़ेंगे, तो अभी के लिए मैं आपको आसान वर्ड्स में बता देती हूँ। जो आपको 3 साइड्स गिवन है, इनमें से सबसे बड़ी वाली साइड को देखें, विच इज 5, इसका आप स्क्वायर ले लें। 5 स्क्वायर इज 25। अब हमने देखना है कि क्या हमारी जो दोनों बाकी की साइड्स हैं उनका अगर हम स्क्वायर लें और उनको प्लस करें तो क्या हमारे पास यही वाला आंसर आता है या नहीं आता जो बड़ी साइड का स्क्वायर था। देख लेते हैं। एक साइड है 3 और दूसरी है 4। 3 और 4, 3 का स्क्वायर होता है 9, 4 का स्क्वायर होता है 16। क्या 4 + 16 25 होता है? बिल्कुल होता है। तो अगर ये रिलेशनशिप सेटिस्फाई हो कि बड़ी साइड का स्क्वायर इक्वल हो दोनों बाकी दोनों साइड्स के स्क्वायर के सम के, तो हम कहते हैं कि जो ट्राइंगल है वो राइट एंगल ट्राइंगल है। तो टी जो है राइट एंगल ट्राइंगल है, और इसका मतलब है टी किस सेट को बिलोंग करेगा? आर को, क्योंकि आर एक राइट एंगल ट्राइंगल है। तो टी ने किधर बिलोंग करना है? आर को। क्या टी आई में बिलोंग करता है या नहीं? आई क्या है? अ ट्राइंगल विथ एग्जैक्टली 2 इक्वल साइड्स। क्या इस ट्राइंगल की जो 3 साइड्स हैं इनमें से कोई भी साइड इक्वल है? नहीं। तो इसका मतलब है टी आई को बिलोंग नहीं करता, टी सिर्फ आर को बिलोंग करता है। ठीक है, टी बिलोंग्स टू आर एंड टी डज नॉट बिलोंग्स टू आई। अब अगले ट्राइंगल को देखते हैं, यू। यू इज अ ट्राइंगल विथ एंगल्स 90, 45 एंड 45। 90 डिग्री इंडिकेट करता है कि ये राइट एंगल ट्राइंगल है, यानी कि यू जो है वो आर सेट को बिलोंग करेगा। और ये जो दो एंगल्स 45 और 45 इक्वल हैं, अगर दो एंगल्स इक्वल हैं तो इसका मतलब दो साइड्स भी इक्वल होंगी। इसका मतलब है कि यू जो है आर को तो बिलोंग कर ही रहा है, लेकिन आई को भी बिलोंग कर रहा है। इसके बाद वी को देख लेते हैं। वी इज अ ट्राइंगल विद साइड्स 5 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर। अच्छा, वी एक ऐसा ट्राइंगल है जिसकी दो साइड्स इक्वल है और तीसरी डिफरेंट है, तो इसका मतलब है वी जो है बिलोंग कर रहा है आई को। अब देख लेते हैं कि क्या वी आर को बिलोंग करेगा या नहीं, राइट एंगल ट्राइंगल होगा या नहीं। राइट एंगल ट्राइंगल के लिए मैंने बताया था कि जो बड़ी साइड है 8 सेंटीमीटर, इसका जब हम स्क्वायर लेंगे तो वो इक्वल होना चाहिए बाकी दो साइड्स के स्क्वायर के सम के। लेकिन यहाँ पे जो दूसरी साइड है वो भी 8 सेंटीमीटर यानी कि इसी के इक्वल है। हमने सबसे बड़ी वाली को पहले स्क्वायर करना होता है, उसके इक्वल इन दोनों छोटों ने आना होता है। तो यहाँ तो 8 और 8 दोनों इक्वल हो गए हैं। इसका मतलब है यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई नहीं होगा और V जो है वो बिलोंग नहीं करेगा R को। V जो है वो राइट एंगल ट्राइंगल नहीं है, V बिलोंग करेगा सिर्फ और सिर्फ I को। अब W is a triangle with two sides 5 centimeter and 5 centimeter and an included angle of 60 degree। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि इंक्लूडेड एंगल का क्या मतलब है। अगर हम एक ट्राइंगल बनाएं, उसकी दो साइड्स 5 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर है, तो इंक्लूडेड का मतलब है, इंक्लूडेड एंगल का मतलब है वो एंगल जो गिवन साइड्स के दरमियान बन रहा है, यानी कि दिस एंगल है 60 डिग्री।
अगर ये दोनों साइड्स इक्वल है तो इनके ऑपोजिट एंगल्स भी इक्वल होंगे। इस साइड के ऑपोजिट ये वाला एंगल है और इस साइड के ऑपोजिट ये वाला एंगल है। तो ये अगर हम इसे x कह लें तो ये भी x होगा। अगर हम अप्लाई करें सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल, x plus x plus 60 must be equal to 180 degrees. 2x plus 60 should be equal to 180 degrees. x 2x is equal to 180 minus 60. 120 is equal to 2x और x is equal to 120 by 2 which is 60 degrees. इसका मतलब है कि x भी 60 है और x भी 60 है, यानी कि इसके तीनों एंगल्स जो है ट्राइंगल के तीनों एंगल 60 डिग्री है। इसका मतलब हुआ कि जो W है ये हमारे पास एक इक्विलैटरल ट्राइंगल है और इसका मतलब हुआ कि W जो है ना तो राइट एंगल ट्राइंगल है और ना ही W जो है वो I को बिलोंग करता है, ना ही वो आइसोसेलेस ट्राइंगल है। अब हम वेन डायग्राम ड्रॉ करते हैं। हमने ओवरलैपिंग रीजन ड्रॉ किया। लेट मी डू इट अगेन ओवर हियर। हमने एक रेक्टेंगल ड्रॉ किया, ओवरलैपिंग सेट्स ड्रॉ किए। दिस इज R and this is I and this is यूनिवर्सल सेट। अब R को कौन कौन बिलोंग कर रहा है? R को T में T है और R में U भी है। T सिर्फ R में है, I में नहीं है। सो हियर वी विल राइट T। U जो है वो R में भी है और I में भी है। R और I दोनों में है, यानी कि ये ओवरलैपिंग रीजन में है क्योंकि ये कॉमन है। सो वी विल राइट U ओवर हियर। V जो है वो बिलोंग कर रहा है I को सिर्फ, तो यहाँ पे हम लिखेंगे V। और W जो है ना R में है ना I में है, तो वी आर गोइंग टू राइट W in the universal set. So this is the solution of question number 2. I hope it's clear. Best of luck for your exam.